सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कंपेरेटिव बैलेंस शीट का, जिसमें बैलेंस शीट को हमने कंपेरेटिव फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। फिर उसको कॉमन साइज्ड यानी कि परसेंटेज वाइज कैसे करना है वो भी हमने देखा। आज उसी एक मेथड का हम एक और क्वेश्चन करेंगे, पर वो थोड़ा पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग से, ठीक है। इसमें भी बैलेंस शीट का ही क्वेश्चन है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट ही है, बट ये जो कंपैरिजन है वो पहले जो हमने किया था वो 2 साल के लिए था। अभी जो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा 2 साल से ज़्यादा हमको दिया गया है, तो उसमें किस तरह से क्या करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बैलेंस शीट दिया है हमको यहाँ पे। चलिए पहले ये देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या डिटेल दी गई है। यस, शेयर कैपिटल है 525, 525, 525, 525, मतलब 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, यहाँ तक की हमें वो डिटेल दी है। मतलब 4 साल की यहाँ पे हमको ये बैलेंस शीट दी गई है। अब ये अमाउंट जो है वो लाख रुपीज़ में है, मतलब 525 लाख रुपीज़, 417 लाख रुपीज़, बराबर है। अब एक आइटम ये हो गया शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व, फिर आ गया सिक्योर्ड लोन, फिर करंट लाइबिलिटी। 4 अमाउंट हमें दी गई है। एसेट्स में देखें तो फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट, बस 3 है। अब इसको हमें कंपेरेटिव और कॉमन साइज के फॉर्म में बनाना है, तो अब यहाँ पे 4 अलग अलग ईयर हमें दी गए हैं, तो उसको कौन से ईयर से हम कंपेयर करेंगे। कंपेरेटिव जो होता है तो कंपेरेटिव में कोई बेस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं कि कौन सा बेस ईयर लेना है, बट हम क्या मानेंगे, जो सबसे पास्ट ईयर है उसको हम बेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 9-10 जो है वो बेस ईयर मान के हम चलेंगे। तो 9-10 के ईयर से ही हम सबको कंपैरिजन करेंगे, मतलब 10-11 में 9-10 से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, 11-12 में भी हम 9-10 से ही कंपेयर करेंगे, 12-13 में भी 9-10 को ही कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे कंपेरेटिव जो हमें पूछा गया है वो है, क्वेश्चन हम करेंगे उसका ओनली परसेंटेज के हिसाब से, और फिर उसमें हमें कमेंट्स पूछी गई है कि भाई आप जो इंटरप्रिटेशन करते हो, एनालिसिस करते हो, उसमें भाई हमें कमेंट्स दीजिए कि ये क्या चेंजेस है। तो ये ट्रेंड भी हम इसको बोलते हैं, मतलब थर्ड जो मेथड थी हमारी ट्रेंड परसेंटेज वाली, उस हिसाब से हम करेंगे। तो ट्रेंड के लिए हमें 2 साल से ज़्यादा साल की डिटेल हमें चाहिए, तो ये हम ट्रेंड चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे ये फॉर्मेट हमने बनाया है, तो 9-10 रुपीज़, 10-11 रुपीज़, 11-12 रुपीज़, 12-13 रुपीज़। अब यहाँ से जो है वो है परसेंटेज, तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज चेंजेस देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले जो अमाउंट दी गई थी वो लिख लेते हैं, एसेट्स। उसमें करंट एसेट थी, फिक्स एसेट थी और इन्वेस्टमेंट थी। अभी आगे टोटल एसेट, लाइबिलिटीज में था। जब कोई बैलेंस शीट का हम एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें हम एसेट्स देखते हैं, लाइबिलिटीज नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मेट में मैंने ऐसे पहले एसेट्स लिखा है। इससे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि पहले आप एसेट्स ही लो, ये पहले आप लाइबिलिटीज लो, आप कुछ भी ले सकते हो। बट अब जब कोई एनालिसिस करते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास है क्या, तो एक एसेट्स, मतलब हम पहले उसको एसेट्स को देखते हैं।
ये करंट लायबिलिटी आ गई और फिर आ गया टोटल लायबिलिटीज। अब देखो 9-10 का ये जो ईयर है वो अमाउंट जो है उस अमाउंट को हम 10-11 से कंपेयर करेंगे, 11-12 से कंपेयर करेंगे, 12-13 से कंपेयर करेंगे, बट 9-10 जो है वो है हमारा बेस। तो 9-10 का जो हमें यहाँ पे परसेंटेज जो लिखना है वो परसेंटेज होगा 100 ऑलवेज, क्योंकि परसेंटेज में जब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो कोई एक बेस लेना पड़ेगा, और बेस जो है वो हमारा है 9-10 का ईयर। तो 9-10 की जो अमाउंट है उसको हम लेंगे बेस, तो ये वो मानेंगे 100%। जैसे हमने कॉमन साइज पर बैलेंस शीट में देखा था, तो उसमें क्या किया था हमने, टोटल एसेट का टोटल जो था उसको 100 लिया था, फिर उसको एक एक एसेट्स में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे ट्रेंड के हिसाब से, तो उसे हमको कोई एक बेस लेना पड़ेगा। तो वो बेस है हमारा 9-10। तो 9-10 का ईयर जो है उसकी परसेंटेज हम लेंगे 100, यानी कि 100% पे ये अमाउंट कितनी है 2229। तो परसेंटेज कितने हैं 100। हाउ मच है 2219, बराबर है। तो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 2229 200% है, तो हाउ मच है 2219। तो 2219 into 100 डिवाइडेड बाय 2229, तो ये आ जाएगा 99.55। ये हो गया 10-11 का। अब उसके बाद 11-12 का जो है वो 2232 इंटू 100 डिवाइड बाय 2229, 104.62, ठीक है। फिर 2439 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2229, तो 109.42। तो इस तरीके से ये फिक्स एसेट की जो है वो कैलकुलेशन हमने करी। तो परसेंटेज के हिसाब से हमें यहाँ पे ए वैल्यू मिलता है। मतलब अब हम जब कमेंट्स लिखेंगे तब इसमें पहले समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो फिक्स एसेट जो थी वो हमने 9-10 को बेस लिया, तो 9-10 के हिसाब से 10-11 में डिक्रीज हुआ है क्योंकि वो 100 से कम हुआ है। फिर 11-12 में 104.62 यानी कि 4.62 से इंक्रीज हुई है, और 12-13 में 9.42% से इंक्रीज हुई है। अब ये जो परसेंटेज वो इंक्रीजमेंट है वो कौन से ईयर के हिसाब से हुआ है 2009-10 के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 11-12 से 12-13 में 9.42 बढ़ा, नहीं, क्योंकि इसको हमने कंपेयर किससे किया है, ये जो सारी अमाउंट है वो हमको कंपेयर किया है 2009-10 से। तो जो भी इंक्रीज जो भी डिक्रीज हुआ है वो सब 2009-10 की वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। अब इसको ट्रेंड परसेंटेज क्यों बोलते हैं, तो ट्रेंड देखो आप 9-10 को हमने माना 100, तो 10-11 में डिक्रीज हुआ, 11-12 में इंक्रीज हुआ, 12-13 में इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रेंड बना। पर शुरू कहाँ से हुआ 9-10 से, बराबर है। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी 9-10 में ले लेंगे हम 100। उसके बाद चलिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम, जैसे हमने एसेट्स की थी फिक्स एसेट की, वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो आ गया 75% 10-11 के लिए। फिर है 17 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो 425, और 12-13 में तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा, 0 डैश। अब इसको हम कैसे कैलकुलेशन मतलब कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो 10-11 में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है और 11-12 में बहुत ही बढ़ा है, मतलब 75% से लेकर सीधा 425% हो गया,
जो 9-10 में था उससे 4 गुना बढ़ गया। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट का हो गया। उसके बाद करंट एसेट में देखें, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी एक बार करके दिखा देता हूँ। ओके, तो 794 को मानेंगे 100%, तो हाउ मच एट 948, तो 948 इंटू 100 डिवाइड बाई 794, आ गया 119.39 यानी कि 40। ठीक है, उसके बाद 948 का कैलकुलेशन हो गया 1148 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 794, 144.58। अब 1195 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 794, 150.50। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेंड देखिए आप, तो 10-11 में इंक्रीज हुआ, 11-12 में भी इंक्रीज हुआ और 12-13 में भी इंक्रीज हुआ। तो ये मतलब इसका ट्रेंड जो करंट एसेट का वो क्या है, इंक्रीज है, हाई ट्रेंड बोलते हैं इसको, कि भाई वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, ये हो गया कैलकुलेशन हमारे एसेट्स का। ठीक है, टोटल एसेट्स में हम देखें तो टोटल में भी यहाँ पे लिखेंगे हम 100 ही। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैलकुलेशन हम किए हैं यहाँ पे 104.72, अब इसका टोटल आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे इसका आपको टोटल नहीं करना है, इसका भी परसेंटेज जैसे इनका फाइंड किया वैसे ही करना है। तो उसकी भी कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे 3027 को मानते हैं 100, तो 10-11 का 3170 है इंटू 100 डिवाइड बाई 3027, 2009-10 का जो टोटल था वो, तो 104.72, यानी कि टोटल एसेट में 2009-10 के कंपैरिजन में 10-11 में 4.72% इंक्रीज हुआ है। फिर आता है 11-12, तो 3497 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3027, तो आ गया 115.53, यानी कि 15% बढ़ा है। फिर उसी तरीके से 12-13 का 3634 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3027, आ गया 120.52, यानी कि 120.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से जो कैलकुलेशन कर ली वो है टोटल का। तो टोटल एसेट का भी ट्रेंड हम देख सकते हैं कि वो ट्रेंड भी बढ़ता है। पहले ईयर में 4.72 बढ़ा, फिर 15, फिर 20। ओके, चलो इस तरीके से आप लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल में सबका 100 ही आएगा क्योंकि सब में एक ही वैल्यू है। रिजर्व में देखें तो 100 आएगा 9-10 में, फिर 122, 105, 1.108। सेम हमने जो एसेट की कैलकुलेशन की है उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब सिक्योर्ड लोन और करंट लाइबिलिटी और फिर टोटल। देखो टोटल में यहाँ पे सेम आया, ये बैलेंस शीट का टोटल तो सेम रहता है ना, तो टोटल तो सेम ही रहेगा, बट इंडिविजुअल अंदर आप देखेंगे तो उसमें चेंजेस हमें दिखता है। अब ट्रेंड देखते हैं, चलिए कैपिटल का ट्रेंड एक ही जैसा है, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। रिजर्व में देखें तो 10-11 में इंक्रीज हुआ है, फिर 12 में 11-12 में कम हो गया, 12-13 में कम हो गया। रिजर्व सरप्लस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि 10-11 में प्रॉफिट ज़्यादा था, फिर प्रॉफिट कम होता गया, 11-12 में भी प्रॉफिट कम हुआ, 12-13 में भी प्रॉफिट कम हुआ। कौन से साल के कंपैरिजन में हम बात कर रही है, 2009-10 के कंपैरिजन में। ओके, फिर सिक्योर्ड लोन देखें तो 85% हुआ, 88% हुआ और 98, मतलब पहले 10-11 में कम हुआ, फिर वापस बढ़ा, फिर उससे भी बढ़ा। लाइबिलिटीज में देखें तो 162 था, फिर 235 हुआ और फिर 228 हुआ। तो 10-11 और 11-12, सॉरी 10-11 में
थोड़ा बढ़ा, 11-12 में उससे भी ज़्यादा बढ़ा और 12-13 में फिर वापस कम हुआ। बट वो 10-11 से तो ज़्यादा ही है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं इसको। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप कमेंट्स लिख के दो हमें, तो कमेंट्स क्या बता सकते हैं? जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो कमेंट्स में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फिक्स एसेट जो है वो 11-12 की, 12-13 की किस तरह से बढ़ती है, तो 4.62 एंड 9.30 42। देखो कहाँ से लिए हमने ये वैल्यू, देखो यहाँ पे 11-12 और 12-13 में 11-12 में 4.62 बढ़ा है और 9.42 बढ़ा है। तो जो इंक्रीज हुआ है वो हम यहाँ पे कमेंट में दे सकते हैं इसके एनालिसिस के अंदर। करंट एसेट आर इंक्रीज सिक्वेंटली बाय एवरी ईयर, ये बोल सकते हैं करंट एसेट में, करंट एसेट के अंदर जो है वो 19, 44, 50 मतलब एक ही तरह का उसको ट्रेंड दिखता है, इंक्रीज ही हुआ है। अब फिक्स एसेट में ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, पहले तो कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर ज़्यादा बढ़ा। तो वहाँ से हमने 10-11 का नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पे कम हो रहा है, फिर बढ़ता है तो एक ही जैसा ट्रेंड जो है वो हम लिखेंगे, बराबर। तो ये कमेंट्स हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है करंट एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट और मच परचेस इन 11-12। अब ये कमेंट्स हमने क्यों दिया मच परचेस, तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड 11-12 में सीधा 4 गुना हो गया, 425% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पता चलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट हमने 11-12 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया है, बराबर। तो ये एनालिसिस करके ही पता चलता है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देख के बिजनेस की कंडीशन नहीं पता चलती, उसको एनालिसिस करेंगे तब पता चलेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन हमने कर दिए और प्लानिंग किस तरीके से करके उसको फिर हम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ऑल इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड इन 12-13। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट 12-13 में सेल कर दिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट में वो भी कमेंट हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिर 12-13 में जीरो, मतलब सब इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, बराबर है। तो ये भी कमेंट्स में हम देख सकते हैं कि भाई ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या कुछ भी ऐसे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कुछ भी हम देख सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं कि क्या हुआ। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट इज परचेस्ड बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है 12-13 में, तो इन्वेस्टमेंट सेल की है तो फिर उसका क्या किया, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल की है तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ी और यहाँ पे करंट एसेट भी बढ़ी है, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल है ना, आपको यहाँ से कम होता है कुछ भी अमाउंट तो यहाँ से भी कम होगा, लाइबिलिटी में भी कम होगा या कोई दूसरी एसेट में बढ़ेगा। तो करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है 50 और 9। तो ये पहले हमने जो लिखा था, पहली कमेंट जो दी थी उससे रिलेटेड होता है ये। सबसे पहली कमेंट दी थी कि 11-12 में फिक्स एसेट इंक्रीज हुई है, 12-13 में भी इंक्रीज हुई है। तो 12-13 में जो इंक्रीज हुई है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई, तो यहाँ से पता चलता है कि जो फिक्स एसेट और करंट एसेट में जो इंक्रीज हुआ है वो इज परचेस्ड बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिला उससे हमने फिक्स एसेट और करंट एसेट में कुछ इन्वेस्ट मतलब कुछ परचेज किया है, ऐसा पता चलता है। दूसरा यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि इट इज नोन दैट करंट एसेट इज परचेस्ड बाय सिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटी। देखो ये क्या आ गया कमेंट्स में, तो करंट एसेट जो है वो परचेस्ड बाय सिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे देखो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी बढ़ती है यहाँ पे तो 11-12 में, बराबर। लाइबिलिटी भी बढ़ती है और करंट एसेट भी बढ़ती है, तो दोनों तरीके से सामने सामने हमको दिखता है कि बढ़ता है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, तो 54% और यहाँ पे हुआ 35। तो जितनी लाइबिलिटी बढ़ी उतनी हमें सामने करंट एसेट बढ़ी है, तो उससे पता चलता है कि भाई करंट एसेट से और करंट लाइबिलिटी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे बढ़ा है वहाँ पे भी बढ़ा है। तो एक कमेंट हम एनालिसिस से लिख सकते हैं। रिजर्व आर वेरी मच कीप इन 11-12। रिजर्व्स आर वेरी मच कीप, कैसे देखो 11-12 में रिजर्व देखो 441, यहाँ पे 417 था, 509 था,
441 था और 452 हुआ रिजर्व। तो रिजर्व में क्या हुआ है, 11-12 में यहाँ पे हमें बोला गया है, इससे पता चलता है कि 11-12 में 441, 417 था, फिर 509 हुआ, 441 हुआ, फिर 452। तो रिजर्व जो है वो ज़्यादा रखी है 11-12 में, ऐसा पता चलता है, बराबर। 509 से 441 मच केफ्ट, ये एनालिसिस है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करके इसको दिखा सकते हैं। कैपिटल में कुछ चेंज नहीं हो तो उसके हमने कुछ कमेंट नहीं दिए। सिक्योर्ड लोन में भी कुछ ऐसा हमको दिखता नहीं है, या सिक्योर्ड लोन लाइबिलिटीज़ का जो कनेक्शन है वो सीधा यहाँ पे करंट एसेट से है, बराबर। तो ये देखने के बाद पता चलता है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये ट्रेंड परसेंटेज वाला बैलेंस शीट काम का हमारा वो कंपेरेटिव एनालिसिस था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मेथड के साथ, या तो फिर कोई अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है बाकी तो उसको मैं करवाऊंगा, उसके बाद नई मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड।